रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि वायरसेस जो हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। वायरस की डिस्कवरी में हमारे पास ये साइंटिस्ट के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि जो वायरसेस हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया साइज स्मॉलर है बैक्टीरिया से, और उनको एक होस्ट चाहिए होता है रेप्लिकेट करने के लिए। वायरसेस किसी होस्ट के बाहर रेप्लिकेट नहीं करते। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेयर जो था, ये साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें याद होनी चाहिए। मेयर जो था बेसिकली इसने क्या किया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट सैप, जो इसने टोबैको प्लांट को स्टडी किया था, यानी कि जो इन्फेक्टेड सैप था प्लांट का वो डिजीजेस को स्प्रेड करता था। इवॉन विस्की ने सबसे पहले क्या किया था, उसने ये डिस्कवर किया था कि जो एजेंट डिजीज कॉज करता है, तब ये नहीं पता था कि वो एजेंट वायरस है या क्या है, वो फिल्टरेबल है। फिल्टरेबल का क्या मतलब है कि वो फिल्टर पेपर से इजीली पास कर सकता है, यानी कि उसका साइज जो है वो बैक्टीरिया से स्मॉल है। यानी कि बेसिकली एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना है कि वायरस का साइज बैक्टीरिया से स्मॉल है। फिर उसके लिए वर्ड वायरस किसने दिया था, कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था। मार्टिनियस ने सबसे पहले वायरस का वर्ड दिया था। और स्टैनले, आपने याद रखना है कि जो टोबैको मोज़ैक वायरस है, स्टैनले ने उसको क्रिस्टलाइज किया था। अब क्रिस्टलाइज करने का ये प्रूफ हुआ कि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर है, यानी कि वायरस जो है वो लिविंग नहीं है। ठीक है, वायरस बेसिकली बॉर्डर है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये जो डेट्स हैं ये बेशक आप याद ना रखो, अगर याद रख लेते हो तो वेल एंड गुड है। अब मेयर ने सबसे पहले स्टडी कौन से प्लांट को किया था, ये आपने याद रखना है। टोबैको मोज़ैक डिजीज, टोबैको मोज़ैक प्लांट को स्टडी किया था। फिर इन्होंने क्या मेयर ने ये फाइंड किया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, और जो वो एजेंट था, इसको लगा था कि वो एजेंट बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करे, लेकिन वो असल में बैक्टीरिया नहीं था। इवॉन विस्की ने क्या किया था, उसने एक फिल्टर यूज़ किया और उसने ये डिस्कवर किया कि ये जो हमारे पास एजेंट है, ये कोई ऐसा एजेंट है जो बैक्टीरिया से स्मॉल है, और ये इन्फेक्शन बेसिकली कॉज करता है, बैक्टीरिया से स्मॉल है। फिर हमारे पास बेर्जेनिक ने क्या किया था, इसने ये डिस्कवर किया था कि जो बैक्टीरियम है वो ये डिजीज कॉज नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज थोड़ा सा कह लो कि लार्ज है और वो फिल्टरेबल एजेंट नहीं है। ये वाला डिजीज कौन कॉज करता है, ये बेसिकली वायरस कॉज करता है। तब उसको वर्ड दिया गया वायरस, और लैटिन वर्ड इसका मतलब है पॉइजन। पॉइजन का मतलब जहर, और रेप्लिकेट करते हैं वायरस सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट में, यानी कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन उसको अपनी रेप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना, रेप्लिकेशन का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रिप्रोड्यूस का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्रोड्यूस का वर्ड हम लोगों ने यूज़ करना लिविंग के लिए। अगर आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ में स्टेटमेंट आती है जिसमें रिप्रोड्यूस का वर्ड है, तो वो आप सिलेक्ट नहीं करोगे, आप लोग रेप्लिकेट का वर्ड वायरस के लिए सिलेक्ट करोगे। फिर स्टैनले ने क्या डिस्कवर किया, स्टैनले ने ये बेसिकली डिस्कवर किया कि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होगा ना, उसमें मैं साथ के साथ स्टार ड्रॉ करती जाऊंगी। ठीक है, अब ये स्टैनले ने ये डिस्कवर किया था कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइज हो सकता है, और वायरस के अंदर बेसिकली हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये दो मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखें तो बेसिक वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो ये था कि वायरस जो है वो ए सेलुलर है, इसके अंदर कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये हमेशा आ जाता है कि वायरसेस आर डैश ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि इसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, खुद से रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस का वर्ड हम लोगों ने नहीं यूज़ करना एमसीक्यूज़ में, रेप्लिकेट हम कहेंगे। रेप्लिकेट करने के लिए कोई और इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर एक और होस्ट है तो फिर वो ज़रूरी है। इसके अलावा वायरस जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक है, ये बहुत स्मॉल है और बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल है, और इसका कोई अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है, यानी कि ये होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। वायरस को सर्वाइव करने के लिए होस्ट की ज़रूरत है। ये आपने याद रखना कि वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस में। सबसे पहले टोबैको मोज़ैक डिजीज़ को किसने डिस्कवर किया, मेयर ने। फिर ये किसने किया कि फ़िल्टर वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किसने किया टोबैको मोज़ैक प्लांट पे, वो इवॉन विस्की ने। फिर वायरस का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया, वायरस का वर्ड पहली दफ़ा यूज़ किसने किया, बेजरिक ने पहली बार इसका यूज़ किया, और उसने ये डिस्कवर किया कि ये लिविंग सेल्स में होता है। फिर वायरस को सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन का किसने करवाई, क्रिस्टलाइजेशन बच्चों हमारे पास ये प्रूव करेगी कि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। वायरस का नेचर ए सेलुलर है, यानी कि ये लिविंग में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये चीज़ किसने प्रूव की थी, क्रिस्टलाइजेशन का वर्ड आपने याद रखना है, स्टैनले ने किया था। ठीक है,
तो ये जो थे साइंटिस्ट के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए हाई यील्ड पॉइंट्स है वो ये हैं, आपने ये याद रखना है कि इवॉन विस्की ने ये प्रूव किया था वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे हैं। बेंजरिक ने ये हमारे पास किया था कि वायरसेस को सिर्फ और सिर्फ जो एक लिविंग सेल है उसके अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, और रिप्रोड्यूस का वर्ड हमने यूज़ नहीं करना, रेप्लिकेट यूज़ करना। स्टैनले ने क्या डिस्कवर किया था, उसने क्रिस्टलाइज करके दिखाया था, और क्रिस्टलाइज एक नॉन लिविंग थिंग क्रिस्टलाइज हो सकती है, लिविंग थिंग्स हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये बेसिक डेफिनेशन है, यानी कि इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, सेलुलर अंदर, और पैरासाइट का मतलब है कि वायरस जिस होस्ट के साथ रहेगा उसको कोई ना कोई नुकसान देगा, उसको लाइक कह लो कि डिस्ट्रॉय करेगा, और उससे वायरस क्या लेता है, उसके सेल को डिस्ट्रॉय करता है और उससे फूड भी लेता है, मतलब क्या, और उसकी मशीनरी को यूज़ करता है बेसिकली खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए। वायरस किसको यूज़ करता है, अपने होस्ट के सेल को यूज़ करता है। अब हमने देखनी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को ना बेसिकली यहाँ पे एमसीक्यूज़ किस तरह से आता है कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ ये आता है हम किन किन बेसिस पे वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, स्ट्रक्चर में उसके आ जाती है कैप्सिड की शेप, ठीक है, और कैप्सिड के टाइप। उसके अलावा हम उसके जेनेटिक मटेरियल के बेस पे वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो डीएनए, आरएनए है, डबल है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसके होस्ट की बेस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एनिमल है, प्लांट है, बैक्टीरिया, फंजाई, या फिर उसके वो डिजीज़ जो कॉज करता है। यहाँ पे ना वो आपको एक एडिशनल कोई फिफ्थ टाइप दे सकते हैं कि हम इस बेस पे वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो आपने क्रॉस कर देनी। यही बेसिक 4 टाइप्स है जिनकी वजह से हम वायरस को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीएनए वायरसेस में जो होता है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है और डबल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड में अगर अनइन्वेल्प्ड हम देखें तो हमारे पास आता है पार्वो वायरस, और अगर हम डबल स्ट्रैंडेड में देखें तो वहाँ पे हमारे पास इन्वेल्प्ड या फिर अनइन्वेल्प्ड है। यहाँ पे आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल ये सारी याद करनी है। इन्वेल्प्ड में हमारे पास आ रहे हैं हेप्डा वायरस आ रहा है, फिर हमारे पास हर्पीज वायरस आ रहा है, और हमारे पास पॉक्स वायरस आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एडिनो वायरस आ रहा है, पेपिलियोमा वायरस आ रहा है, एंड पोलियोमा वायरस आ रहा है। ये सारे नेम्स जो है वो आपने अच्छे से याद करने। यहाँ पे हमारे पास पार्वो वायरस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक वायरस आ रहा है जो हमारे पास है पार्वो वायरस। और आरएनए में अगर हम देखते हैं, आरएनए जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड भी हो सकता है और नेगेटिव स्ट्रैंड भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रैंड भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लेना है। सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव स्ट्रैंड में हम लोग देखें कि इन्वेल्प्ड कौन से हैं और हमारे पास अनइन्वेल्प्ड कौन से हैं, तो हमारे पास इन्वेल्प्ड में आ जाता है कोरोना वायरस आ गया। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे रिसेंटली एक केस रहा था ना हमारे वर्ल्ड में, तो ये यहाँ पे आपको इसका नाम अच्छे से याद होना चाहिए कि पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस में कोरोना वायरस है, फ्लेवी वायरस है, टोगा वायरस है। अगर आप ये 2 नाम याद ना भी रखो ना तो आपने कोरोना वायरस याद रखना है कौन से में था, आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड कोरोना वायरस, ठीक है, इन्वेल्प्ड है। और यहाँ पे अनइन्वेल्प्ड में हमारे पास आ जाओ पिक्रोमा वायरस आ गया और कैल्की वायरस आ गया। ये आपने अनइन्वेल्प्ड में नेम्स याद रखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नाम है वो आ रहे हैं आरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड लेकिन इन्वेल्प्ड वायरस में। एरिना वायरस आ गया, बुआना वायरस, फिल्वो वायरस, ऑर्थोमा वायरस, एंड हमारे पास है पैरामिक्सो वायरस एंड रहाबुडो वायरस। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये वाला आपने नहीं भूलना, आप बेशक ये वाले बाकी याद ना भी करो लेकिन कोरोना वायरस आपको नहीं भूलना चाहिए। बाकी जो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए वो आपको याद करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर कुछ रियो वायरसेस जो हैं वो हमारे पास, रियो वायरसेस की पूरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और वो डबल कैप्सिड के साथ आ जाएंगे, ठीक है। इन्वेल्प्ड भी है और डबल कैप्सिड इसमें प्रेजेंट है। रेट्रो वायरस इन्वेल्प्ड वायरसेस है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर हम उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं उनके स्ट्रक्चर की बेस पे। अगर हम वायरस का एक स्ट्रक्चर देखें तो उसके हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, बेसिकली ये वाला टेबल जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ को मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको अपने दिमाग में फिट करना है। सबसे पहले हमारे पास बेसिक हमारे पास 5 इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो हम समझते हैं। हेलिकल वायरसेस जो है ना वो हमारा पहला स्ट्रक्चर है। हेलिकल वायरसेस क्या होता है, उनकी रोड शेप्ड होती है और जिसके इर्द गिर्द जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो अराउंड उसके रैप हुआ होता है। और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा पहला। टोबैको मोज़ेक इन्फ्लुएंजा किसकी कैटेगरी में आते हैं, हेलिकल की वायरस। आइसोसाइडल की वायरसेस की कैटेगरी में हमारे पास 20 साइडेड। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक में ये एक फिगर बना हुआ है जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि 20 साइडेड स्फेरिकल कैप्सिड है। ये आइसोसाइडल जो है ना इसको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टेबल में। इसमें हमारे पास 2 एग्जांपल्स है, एडिनो और पोलियो वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरसेस की अगर हम बात करें तो उसमें
क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हेड और टेल का पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस जो है वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस है। अगर हम इन्वेल्प्ड वायरसेस की बात करें, ऐसे वायरसेस जिसके इर्द गिर्द एक लिपिड का इन्वेलप होता है। जो पूरा इन्वेलप है वो किससे बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है। और उसके अंदर हमारे पास आ जाता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और दूसरा हमारे पास आ जाता है हर्पीज वायरस। ये दो नाम आपने याद रखने। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर नॉन इन्वेल्प्ड वायरसेस की बात करें तो इसके अंदर कोई इन्वेल्प नहीं होता, लेकिन ये मोर रेजिस्टेंट होता है। और यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल MCQs आता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसकी एग्जांपल देख लो, राइनो वायरस है और यहाँ पे हमारे पास पोलियो वायरस है। अच्छा, एक हमारे पास होते हैं अगर किसी को नहीं पता ना तो वही इन्वेल्प्ड वायरस, और हमारे पास होते हैं नॉन इन्वेल्प्ड वायरस। अब मुझे बताओ इनमें से ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है? जो इन्वेल्प्ड वायरस है ना वो जल्दी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो जल्दी किल उसको किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन इन्वेल्प्ड वायरस है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बाहर हमारे पास कोई ऐसे डिस्ट्रॉय होने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई कैप्सिड नहीं है। अब इसके बाद देखो जो इन्वेलप है उसके बाहर हमारे पास कैप्सिड भी है और उसके ऊपर इन्वेलप भी है, और इन्वेलप बना हुआ है लिपिड से। अब वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा सकता है। लेकिन जो हमारा नॉन इन्वेल्प्ड है उसके बाहर कोई ऐसा सेंसिटिव कह लो कि स्ट्रक्चर ही नहीं है जो जल्दी डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो। तो इस वजह से नॉन इन्वेल्प्ड वायरस जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। अब यहाँ पे ना ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन। अब DNA वायरस ऐसा वायरस होगा जिसके अंदर हमारे पास DNA प्रेजेंट है। अब इनके क्या एग्जांपल्स हमारे पास? स्मॉल पॉक्स वायरस, हर्पीस वायरस, ये दो बेसिक वायरस हैं जो हमारे पास DNA वायरस है। अच्छा, मेजर आपको RNA वायरस जो है ना वो ज़्यादा मिलेंगे और DNA वायरस आपको कम मिलेंगे। अब RNA वायरस जिसके अंदर RNA प्रेजेंट है और उसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया और HIV आ गया। अब ये एक MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई ऐसा वायरस हो सकता है जिसमें RNA और DNA दोनों प्रेजेंट हो? ऐसा वायरस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। या तो एक वायरस में सिर्फ और सिर्फ RNA अलग से प्रेजेंट होगा या DNA, दोनों एक साथ एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करेंगे। RNA और DNA एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस में हमारे पास पोलियो वायरस और कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस आप लोगों ने ध्यान में याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना वो कोरोना वायरस और स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। HIV का वायरस भी पूछा जाता है और हर्पीज़ भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन्फ्लुएंजा भी। ठीक है, अब यहाँ पे अब सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो हमारे पास, अब यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड है इसका वो मैसेंजर mRNA के तौर पे एक्ट करता है। फिर हम अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA देखें तो ये हमारे पास बहुत इसकी मुश्किल से हमें एग्जांपल मिलती है। रोटा वायरस एक एग्जांपल है डबल स्ट्रैंडेड की, तो ये आपको इतना एग्जाम नहीं आना एग्जाम में। आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो है ना वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर सिंगल स्ट्रैंडेड हम DNA देखें तो ये भी हमारे पास कम होते हैं, जैसे पार्वो वायरस है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना उनके एग्जाम्पल्स कम है, और जो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास वायरसेस होते हैं उनकी एग्जाम्पल में हमारे पास एडिनो वायरस आ गया, हर्पीज वायरस आ गया। अब अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक और क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट हमारे पास कौन हो सकता है? एनिमल वायरस हो सकता है, कोई भी एनिमल सेल मतलब एनिमल प्लांट हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, फंगल हो सकता है, जिसको हम माइकोवायरस भी कह सकते हैं। अगर एनिमल वायरस है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, और ह्यूमन भी हम एनिमल्स में ही काउंट करेंगे। और जो प्लांट वायरस है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? प्लांट्स को होगा, जैसे क्रॉप है, क्रॉप में डिजीजेस कर सकता है। और जो बैक्टीरियोफेज है वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही। अच्छा, बैक्टीरियोफेज का मतलब बहुत आता है कि बैक्टीरियोफेज का बेसिकली क्या मतलब है? बैक्टीरियोफेज का बेसिकली ऐसा वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहेंगे। फंगल वायरसेस ऐसे होते हैं जो फंगस को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन उसको इतना हार्म नहीं करते। अब हमने इनकी एग्जांपल्स भी याद करनी है। एग्जांपल्स में हमारे पास है रेबीज़ जो है वो एनिमल वायरस है जो ह्यूमन को भी हो सकता है। इसके अलावा HIV एड्स जो है वो किसका एनिमल वायरस, इन्फ्लुएंजा। ये टोबैको मोज़ैक वायरस है, और पोटैटो वायरस ये प्लांट्स के वायरस हैं। और T4 फेयर जिसकी माई बुक में भी डिटेल में एग्जांपल है वो बैक्टीरियोफेज है। और जो माइको वायरसेस होते हैं वो मशरूम्स को इफेक्ट करते हैं। मशरूम हमारे पास एक फंगस है, ठीक है। अब अगर हम लोग डिजीज़ की बेस पे वायरस को क्लासीफाई करें तो हमारे पास ये भी, इसकी भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अब उन कैटेगरीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कैटेगरी है? रेस्पायरेटरी डिजीज़ जो हैं उनमें हमारे पास कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा एक रेस्पायरेटरी डिजीज़ है। इसके अलावा जो कोविड हमने पढ़ा था राइनो वायरस। न्यूरोलॉजिकल जो हमारे ब्रेन को जाकर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं उसमें हमारे पास आ गया रेबीज़ आ गया, पोलियो वायरस। अच्छा, जो पोलियो है ना ये आपको पता होना चाहिए, पोलियो वायरस जो है ना ये जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो, हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो लिवर को इन्फेक्शन करते हैं। और जो HIV एड्स है ये इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज करता है। अब ये इसकी क्या डिटेल है ये हम पढ़ लेते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़
का मतलब बेसिकली क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी की डिजीज़ का ऐसा मतलब है कि जिसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अगर बॉडी पे कोई भी डिज़ीज़ आकर अटैक करती है ना तो बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, अब हम अगर स्किन इन्फेक्शंस को देखें तो हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो स्किन के इर्द गिर्द जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं बहुत स्वेयर किस्म के और स्मॉल पॉक्स स्किन के हैं। प्लांट के वायरसेस अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस है और हमारे पास पोटैटो वायरस है। बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है ना ये आपको याद होना चाहिए। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिक दो पार्ट्स हैं। बेसिक अगर हम इसके पार्ट देखें दो हैं, एक हमारे पास हेड है, एक टेल है। अब हेड जो है उसका कैप्सिड यहाँ पे प्रेजेंट है। कैप्सिड हमारे पास किससे बना होता है, स्मॉल यूनिट से बना होता है, प्रोटीन यूनिट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं। स्मॉल प्रोटीन यूनिट से कैप्सिड बना होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए की जगह आरएनए, बैक्टीरियोफेज में हमारे पास डीएनए ही होगा, लेकिन जो अगर हम कोई और डिफरेंट वायरसेस देखें तो उसमें आरएनए भी हो सकता है। लेकिन एक ही बात याद रखनी है कि कभी भी साथ डीएनए और आरएनए एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए। बैक्टीरियोफेज में बेसिकली हम लोग डीएनए ज़्यादा पाए गए। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये इसका कॉलर है, ये इसके विस्कर्स हैं और ये इसके ऊपर एक शीट या मेम्ब्रेन है और उसके अंदर उसकी टेल ट्यूब है। अब जो अगर इसकी हम लोग टेल एंड देखें तो वहाँ पे बेसिकली आपको एक बेस प्लेट दिखेगी, एक स्पाइक दिखेगा। अभी ये जो स्पाइक है इसका क्या, इसने जाकर जो एक बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर होल्ड करना है ताकि वायरस अपना मटेरियल, अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर सके। और ये जो टेल के फाइबर्स हैं ये बेसिकली उसको एंकर करने के लिए यूज़ होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर एंकर करने के लिए यूज़ होंगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स भी आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इनमें से हम लोग देखते हैं इन्वेल्प्ड वायरसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। HIV और हर्पीज़ वायरस हमारे पास इन्वेल्प्ड है। नॉन इन्वेल्प्ड ये जो पक्का है नॉन इन्वेल्प्ड है। पोलियो वायरस और जो राइनो वायरस है वो नॉन इन्वेल्प्ड है। फिर हेलिकल वायरस में हमारे पास टोबैको मोज़ैक और इन्फ्लुएंजा दो वायरस हेलिकल हैं। आइसोसेहिड्रल जो है उसमें हमारे पास पोलियो और एडिनो दो वायरसेस हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस में हमारे पास बैक्टीरियोफेज आ जाता है। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम उन वायरसेस को कह रहे हैं, ये हम उनके स्ट्रक्चर की बेस पर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास कौन से हैं, बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की बात करें तो उसमें हमारे पास कोरोना वायरस और पोलियो वायरस आता है। अच्छा, अगर फर्स्ट करो कि आपको इस तरह का एमसीक्यूज आ रहा है जिसमें आपको कुछ समझ ना हो रहा है ये कौन सा वायरस है, तो मोस्टली वायरसेस जो होते हैं ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वैरायटी पाई गई है वायरसेस के। आपने बाकी सारे याद कर लेना, इसको याद नहीं करना और एंड पे आपने जो वायरसेस बच जाए उसको आपने इस कैटेगरी में लिख देना है जो आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। अब डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास आरएनए में होता है रोटा वायरस होता है और डीएनए वायरसेस में हमारे पास स्मॉल पॉक्स आ गया और हर्पीज वायरस। आरएनए वायरसेस में हमारे पास आ गया इन्फ्लुएंजा और HIV। और बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके हमारे पास एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दी हुई है वो T4 फेज की दी हुई है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वायरसेस ए सेलुलर हैं, उनके अंदर सेल्स नहीं हैं। ठीक है, और उनका सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे पढ़ लेते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसका कैप्सिड है जो ज़रूर, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से ज़रूरी क्या ऑप्शनल क्या, और जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल ऐसी चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं, ये वायरस के पास होना लाजमी से भी लाजमी है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है, सिर्फ ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो वायरस की होना ऑप्शनल है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अब इन्वेल्प जो है वो होना ज़रूरी नहीं है, स्पाइक्स होना ज़रूरी नहीं है, टेल फाइबर्स होना भी ज़रूरी नहीं है। अब कैप्सिड जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन से बना होता है और उसके अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं जिनको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं और ये जेनेटिक मटेरियल को प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और ये सारे के सारे वायरसेस में प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों ही प्रेजेंट हो, डीएनए भी एट अ टाइम प्रेजेंट हो और आरएनए, ये बोथ का ऑप्शन हमारे एमसीक्यूज में गलत होगा, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारे पास डीएनए जो है हर्पीज में होगा, आरएनए जो इन्फ्लुएंजा में। अगर हम इन्वेल्प की बात करें तो लिपिड से इसका इन्वेल्प बना होगा और वो बेसिकली बनता क्या, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बनता है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार हल्का सा समझा देती हूँ। यहाँ देखो, अब ये हमारे पास जो है ना ये हमारे होस्ट का सेल है। अब ये जो होस्ट है ना इसके अंदर ये जो मैं येलो से बना रही हूँ ना ये वायरस है। अब जब ये वायरस ने अपनी पूरी मशीनरी बना ली ना, रेप्लिकेट कर ली, तो ये जब निकलेगा ना तो बाहर ये वायरस होगा और इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होगी ना वो होस्ट की मेम्ब्रेन होगी। तो अब वायरस की भी जो इर्द गिर्द इन्वेलप आया वो किससे बना हुआ, वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ। होस्ट तो लिविंग सेल था, तो ये भी हमारे पास लिपिड्स की बनी होती है ना, तो यहाँ पे इन्वेलप भी हमारे पास बेसिकली किस चीज़ का बना होगा, लिपिड्स का बना होगा। ठीक है,
और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये HIV और इन्फ्लुएंजा में स्पाइक्स जो होते हैं वो कोरोना वायरस के अंदर स्पाइक्स पाए गए थे, और स्पाइक्स जो होता है वो बेसिकली अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इसके टेल फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर जो है वो बेसिकली T4 बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियल वायरसेस में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जाकर उसको अटैच होने में हेल्प करते हैं और उसको एंकर करने में, मजबूती से पकड़ने में। यहाँ पे हम जब देख लेते हैं, ये हमारे पास कैप्सोमर है जिसके अंदर आप देखो कि ये स्मॉल से यूनिट्स हैं, सब यूनिट, जिनको हम लोग कैप्सोमर्स बोलेंगे। और ये पूरा जो है वो स्ट्रक्चर वो कैप्सिड है, और ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये जो है ना वो बेसिकली आपको ये नॉन इन्वॉल्व्ड वायरस है, ये इन्वॉल्व्ड वायरस है। मुझे जल्दी से बताओ इनमें से ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है? इनमें से ज़्यादा रेजिस्टेंट वायरस ये है जिसके पास कोई इन्वेलप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इन्वेलप है ये बना हुआ है लिपिड से, और ये ईजिली डिस्ट्रॉय हो सकता है हीट वगैरह से और किसी भी एंटीवायरल ड्रग से। अब यहाँ पे अब देखो ये न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली ये हमारे पास कैप्सोमर्स है जो रिपीटिंग सब यूनिट से बना हुआ है, और ये हमारे पास इसके स्पाइक्स प्रेजेंट है, और ये हमारे पास इन्वेल्प इसका प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन हमने देखी थी तक किस बेसिस पे थी, स्ट्रक्चर की बेस पे थी, जेनेटिक मटेरियल की बेस पे थी, होस्ट टाइप की बेस पे थी, और हमारे पास डिजीज़ की बेस पे थी। स्ट्रक्चर की बेस पे हमारे पास हेलिकल था, आइसोसेहेड्रल था जिसमें 20 फेसेस थे, कॉम्प्लेक्स था जो बैक्टीरिया का था, इन्वेल्प हो सकता है, नॉन इन्वेल्प हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास जेनेटिक मटेरियल में DNA RNA हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। होस्ट टाइप पे अगर देखो तो हमारे पास एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, और माइक्रोवायरसेस हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। माइक्रोवायरसेस फंजाई वाले वायरसेस से। अगर हम लोग डिजीज़ की बात करें, रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की बीमारियाँ, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, जहन की बीमारियाँ, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ, लिवर की डिजीज़, स्किन की डिजीज़, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी जो उसमें एड्स हमने पढ़ा था, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, हेपेटाइटिस। होस्ट टाइप पे वो ये हमारी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि HIV हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेट्रोवायरस है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास RNA प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट नहीं है। ये तो आ गया जी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से MCQs बन सकता है कि HIV के अंदर RNA है या DNA। तो HIV के अंदर RNA प्रेजेंट है। HIV जो है वो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास लिपिड है। अब अगर इसके अंदर लिपिड मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इन्वेलप है तो इसको किल करना ईजी होगा कि डिफिकल्ट? ये रेजिस्टेंट होगा? नहीं, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होगा। अगर हम इसके स्पाइक्स देखो तो स्पाइक्स बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, और स्पाइक्स बेसिकली क्या करते हैं, स्पाइक्स बेसिकली इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे अंदर इसके अंदर RNA जीनोम है, इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन का कैप्सिड है जिसके अंदर स्मॉल सब यूनिट्स है, कैप्सिड है, इसके अंदर इन्वेलप है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो HIV वायरस का अपना ज़ाती एंजाइम है। ये होस्ट का एंजाइम नहीं है, इसका अपना एंजाइम है, और इन्वेलप के ऊपर हमारे पास स्पाइक्स भी प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम लोग क्विक सी रिविजन दे लेते हैं। DNA वायरस में हमारे पास आ रहा था स्मॉल पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस एंड हर्पीज वायरस। HIV वायरस में आ सकता है हमारे पास पोलियो वायरस, HIV वायरस, सॉरी RNA वायरस की बात कर रही हूँ, और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वाली जो दो लाइंस हैं ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये आप किसी भी तरह से भूल नहीं सकते, ठीक है। इनको हाईलाइट कर लो। बैक्टीरियोफेजेस में आ सकता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट में आ जाता है जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है। इन्वेलप वायरसेस में HIV इन्फ्लुएंजा जिनके ऊपर लिपिड क्या कोट होता है और ये उसके इन्फेक्शन करने में हेल्प करता है। नॉन इन्वेलप वायरसेस के अंदर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा नॉन इन्वेलप वायरसेस जो रेजिस्ट कर सकते हैं और इनको मारना बहुत मुश्किल होता है, जिनमें हमारे पास पोलियो वायरस आ गया और राइनो वायरस आ गया। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमर से बना होता है और ये प्रोटीन के छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं। वायरल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो एड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक वायरल डिजीज़ है और ये होती किसकी हेल्प से है, ये हम और इसमें जो वायरस है बेसिकली वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अब ये हमारे पास RNA वायरस है, रेट्रोवायरस है, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखा था। अगर हम इसके मोड्स ऑफ एक्शन देखें ना तो हमारे पास CD4 पॉजिटिव सेल्स हैं, ये जाकर इनको पे अटैक करता है और वीक कर देता है इम्यून सिस्टम को। एक मिनट ध्यान से इसको देखते हैं। HIV का जो वायरस है वो जाकर अटैक करता है CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट। अब आप लोगों ने MCQs में लिखना है कि हेल्पर T सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ये जो है ना, ये हेल्पर का वर्ड नहीं भूलना। CD4 सेल्स कह लो या हेल्पर सेल्स कह लो, ये आपने हेल्पर का वर्ड नहीं भूलना, जो जाके इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। अब ये क्या होता है हमारे पास, HIV वायरस बेसिकली हमारे पास RNA वायरस है, लेकिन ये पहले अपने RNA को कन्वर्ट करता है DNA के अंदर और फिर जाकर जो होस्ट का सेल होता है उसका जो DNA है उसके अंदर जाकर इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जाके अपने RNA को होस्ट के DNA में इंटीग्रेट कर देता है, लेकिन वो पहले DNA में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा ये रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के अंदर और वहाँ पर इम्यून फेलियर करवा देता है। इम्यून फेलियर अभी किस तरह से करवाता है, देखो
एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है यहाँ पे। HIV जो वायरस है ना बच्चों, वो जाकर किस पे एक्ट करता है, हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे एक्ट करता है। अब वो बात ये है कि वो किल कैसे हो रहे हैं और इम्यूनिटी क्यों ख़त्म हो रही है, सिर्फ वो उस पर एक्ट कर रहा है। ये देखो, अगर ये हमारे पास एक होस्ट की मेम्ब्रेन है ना, और ये यहाँ से एक फ़र्ज़ करो एक HIV वायरस बना, वो यहाँ से निकल गया, और HIV वायरस क्या होता है, इन्वेल्प होता है। अब वो इसके इर्द गिर्द इन्वेलप आएगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो इवेंचुअली ख़त्म होती रहती है। जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके जो है वो लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहती है, और फिर इवेंचुअली क्या होता है, पूरा का पूरा जो सेल है वो किल हो जाता है। जब पूरा जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी ड्रॉप कर जाएगी, वो कम होने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, बेसिकली हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम कर देता है, उनको किल करके उनको वीक कर देता है। अब हमारे पास एड्स के सिम्टम्स हैं, ये काफ़ी बार MD-CAT में MCQs आया हुआ, तो ध्यान से देख लो। इसके अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं, जो एक्यूट HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो 2 से 4 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन ना शो होने लग जाता है इसके सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स क्या है, फीवर होता है, फटीग थकन होता है, लिम्फ नोड स्वेलो हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, स्किन पे रैशेस होते हैं, मसल और जॉइंट में पेन होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी लेटेंट स्टेज है वो कब तक होती है, वो क्रोनिक स्टेज है, यानी कि वो बहुत स्वेयर स्टेज है और वो कई सालों तक भी चलती है। ये इसमें स्टार्ट में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक होने लग जाता है, और उसके जो लिम्फ नोड्स हैं ना वो हमेशा स्वेलो ही रहते हैं, काफ़ी देर तक उसमें स्वेलिंग रहती है। और जो एडवांस स्टेज है उसको हम लोग एड्स का नाम देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। अब ये जो इनके सिम्टम्स हैं ना, ये आपने याद रखने हैं, जो इसके स्टार्ट में सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं है। जो सेकेंड स्टेज है वो एसिम्टोमेटिक है, उसमें बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ इम्यूनिटी वीक हो रही है और लिम्फ नोड स्वेलो हो रहे हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेज है इसके जो सिम्टम्स है वो सबसे ज़्यादा स्वेयर है, और ये वाले सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। कि एडवांस में क्या क्या सिम्टम्स हैं, वेट लॉस हो जाएगा, डायरिया बहुत होने लग जाएगा, उसको फीवर होंगे, रात को बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस और नमूनिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके स्किन और माउथ पे दाने वगैरह बन सकते हैं, और उसमें कैंसर का भी जो रिस्क है ना वो बढ़ जाएगा। अब हमने देखना है HIV ट्रांसमिट किस तरह से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, वेजाइनल हो, एनल हो या फिर ओरल सेक्स हो, इसके थ्रू HIV स्प्रेड करता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर गलत एक बंदा जो पेशेंट है ऑलरेडी उसका ब्लड डोनेट करके किसी हेल्दी बंदे को दे दोगे तो उस हेल्दी बंदे को भी HIV हो जाएगा। इसके अलावा सिरिंज वगैरह, नीडल्स शेयर करने से, टैटूज बनवाने से, मेडिकल या फिर इवन जो लोग जाते हैं ना कटिंग वगैरह करवाने, वहाँ से अगर ब्लेड लग जाए, और ये मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है, प्रेगनेंसी में भी जा सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी जा सकता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी जा सकता है, किसी फेज में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। और एक्सीडेंटल एक्सपोजर भी हो सकता है, अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर का गलती से किसी इन्फेक्टेड ब्लड के साथ एक्सपोजर हो गया, ठीक है। फिर हमने देखना है कि ये किस किस तरीके से स्प्रेड नहीं हो सकता, ये किसी इंसेक्ट के काटने से नहीं हो सकता, एयर, वाटर और इन चीज़ों से स्प्रेड नहीं हो सकता। तो इसको प्रिवेंट किस तरह से करना है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं जो मॉरली सही नहीं है उनसे बचना है, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना है, और इसके अलावा जो नीडल्स वगैरह है वो सिर्फ स्टेरिलाइज यूज़ करनी है। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो उसको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि वो HIV फ्री ब्लड हो। मदर से चाइल्ड में हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि मदर को हम लोग इंजेक्शंस देंगे, ART ऐसे इंजेक्शन देंगे जो मदर को उस वक्त पे उसका वायरस जो है वो इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि PEP इसकी थेरेपी करवाएंगे और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देंगे, ताकि जैसे अगर फ़र्ज़ करो 72 आवर्स अगर किसी बंदे को इनिशियली एक्सपोजर हो भी गया है किसी HIV पेशेंट के साथ, तो फिर उसको जल्द अज जल्द ये ट्रीटमेंट लेनी होगी ताकि सब वायरस जो है वो स्प्रेड ना करे और उसी वक्त जो है वो उसको किल किया जा सके। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी हल पक्का नहीं है, सिर्फ ART एंटी रेट्रोवायरल जो है ना इसकी सिर्फ थेरेपी है, और इसके ड्रग्स प्रेजेंट हैं। और HIV पॉजिटिव जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो अगर ये ड्रग्स लेते रहे मुसलसल तो वो आम इंसानों की तरह से अपना लाइफ साइकिल गुजार सकते हैं। अब हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, इसका पॉजिटिव एजेंट था हमारे पास HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और अगर हम लोग इसका वायरस का टाइप देखें तो RNA वायरस था और रेट्रो वायरस था, सिंगल स्ट्रैंडेड था। अगर हम इसके सेल, ये किस सेल को करता है तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या फिर कह लो कि CD4 पॉजिटिव T सेल्स को करता है। अर्ली सिम्टम्स में इसके आते थे
फीवर हो गया, बुखार हो गया, सॉर थ्रोट हो गया, रैश हो गया, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो गए। एडवांस सिम्टम्स में वेट लॉस, ये जो स्वेयर सिम्टम्स थे, और इन्फेक्शंस हो गए, क्रॉनिक डायरिया हो गया, ठीक है। वो डायरिया मतलब कि लूज मोशंस वगैरह लग गए। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल्स वगैरह से, मदर से बच्चे में भी जा सकता है। और इसकी प्रिवेंशन क्या? सेफ सेक्स किया जाए और मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड किया जाए, कोई नीडल्स वगैरह ना शेयर की जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्क्रीन प्रॉपर्ली किया जाए। इसकी ट्रीटमेंट क्या? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, लेकिन वो फिर भी कोई भी प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसका क्योर नहीं है, मुकम्मल इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ART ट्रीटमेंट कोई पेशेंट ले रहा है तो कुछ हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये एंड हो गया। अब हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।